दिन निकल आया था कि ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच गई। मैंने सोनिया को उठाया और हम स्टेशन से बाहर आ गए। एक साइकिल रिक्शे पर बैठे और उसे रोज गार्डन चलने को कहा। साइकिल रिक्शा चंडीगढ़ की कुशादा साफ सुथरी सड़क पर चलने लगा। शहर बेदार हो चुका था। मुसाफिरों से भरी हुई बसें सड़क पर से गुजर रही थी। रिक्शे वाले ने रोज गार्डन के करीब पहुंचकर पूछा कि हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे। मैंने कहा, भैया तुम हमें उतार दो, हम ब्लॉक खुद ही ढूंढ लेंगे। हम रोज गार्डन के अकबी गेट के पास आए तो देखा कि हिंदू और सिख मर्द बाग की रविशों पर सैर करते फिर रहे थे। गेट की एक जानिब गहरा नाला था जिसमें दूर नीचे पानी बह रहा था। किनारे पर ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी थी। हम झाड़ियों की ओट में इस तरह बैठ गए जैसे सस्ता रहे हों। यहाँ ज्यादा बैठने से हम पर शक किया जा सकता था। मैं उठकर झाड़ी के आगे यूं टहलने लगा जैसे सैर करने वहां आया हुआ हूँ। दूर से एक टैक्सी आ रही थी। टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। उसमें से हमारा एजेंट इस हुलिये में निकला कि उसने पतलून और सफेद कमीज पहन रखी थी। दाढ़ी मूछ उसकी साधु के हुलिये में भी नहीं थी। मुझे देखते ही बोला, मामा जी आइए, मैं टैक्सी ले आया हूँ। मामी जी कहाँ हैं? मैंने सोनिया की तरफ इशारा किया। वो झाड़ी की ओट से निकल आई। हम टैक्सी में सवार हो गए और टैक्सी किसी नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। हमारा एजेंट अगली सीट पर बैठा था। उसने गर्दन घुमा कर देखा। बोला, मुझे पूरी आशा है मामा जी कि आपका वीजा आज लग जाएगा। क्षमा कर दीजिए, आपको वीजे के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैं समझ गया कि हमें किसी मुल्क के हाई कमिश्नर के दफ्तर में ले जाया जा रहा है, मगर चंडीगढ़ में हमारे मुल्क का हाई कमीशन नहीं था। फिर हम किस मुल्क के हाई कमीशन में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एजेंट से कहा, कष्ट की कोई बात नहीं है पुत्र, अब वाहिगुरु की कृपा से वीजा लग जाना चाहिए। वो बोला, आपका केस बड़ा स्पेशल है मामा जी, आप अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं, वीजा जरूर मिल जाएगा। ये सारी बातें हमारा एजेंट टैक्सी ड्राइवर को गोशगुजार करने के लिए कह रहा था। ये उसका अपना तरीक़ेकार और हिकमत अमली थी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। टैक्सी अब बड़ी कुशादा और खूबसूरत इमारतों वाले इलाके में दाखिल हो गई थी। फिर वो एक शानदार बंगले के गेट की एक जानिब रुक गई। मैंने बाहर निकलकर बंगले के बाहर लगा हुआ पीतल का बोर्ड देखा। वहाँ हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में एक एशियाई मुल्क का नाम लिखा था। मुझे उस मुल्क का नाम जाहिर करने की इजाजत नहीं, सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो मुल्क पाकिस्तान का दोस्त है। एजेंट ने टैक्सी वाले को रुख्सत किया और हमें लेकर हाई कमीशन के गेट में दाखिल हो गया। अब वो हमारे बिल्कुल साथ चल रहा था। आहिस्ता से बोला, उस तरफ हाई कमीशन के दफातर हैं, यहाँ हम नहीं जाएंगे। सामने यही सड़क दाएं जानिब छोटी सी कोठी की तरफ जाती है। ये हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह है, हम उधर को मुड़ जाएंगे। हम हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के अकबी बरामदे में आकर बांसों की कुर्सियों पर बैठ गए। हमारा एजेंट एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सोनिया कहने लगी, ये तो हाई कमीशन है। मैंने आहिस्ता से कहा, लगता है हम इसी मुल्क की वसातत से वतन पहुंचेंगे, अब कोई बात न करना। कोई 10 मिनट के बाद हमारा एजेंट बाहर निकला और इशारे से हमें अपने साथ आने को कहा। हम एक सजे सजाए कमरे में आ गए जो एयर कंडीशन था। इस कमरे से मोहलक साथ साथ बने हुए 2 बेडरूम थे। एजेंट ने सोनिया को पहले वाले बेडरूम में ले जाने के बाद कहा कि तुम यहाँ आराम करो और मुझे दूसरे बेडरूम में ले आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, अब तुम्हें सिख ही बनकर रहना पड़ेगा। सोनिया को हम इस हाई कमीशन की वसातत से कल शाम के वक्त नई दिल्ली और फिर वहाँ से बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान पहुँचा देंगे। सब इंतजाम हो चुका है। मैंने कहा, मेरे बारे में क्या हिदायत हैं? क्या मेरा यूरोप जाना बहुत जरूरी है? एजेंट ने सिगरेट का कश लगाया और सोफे पर बैठते हुए कहा, इस सिलसिले में तुम जरूरी हिदायत अपने बॉस से वसूल करोगे। थोड़ी देर में वो तुमसे फोन पर बात करेगा। मैंने ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि मेरा बॉस यहाँ चंडीगढ़ में कैसे आ गया? वो तो अपने वतन अजीज में है। एजेंट बोला, वो वहीं से तुमसे बात करेगा। बेड के पास तपाई पर फोन पड़ा था। इस फोन पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। मैंने अपने एजेंट से कहा कि क्या वो मुझे तफसील से कुछ नहीं बता सकता। उसने जवाब दिया, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, और हाँ, सोनिया के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र न करो, अब वो तुम्हारा दर्द सर नहीं है। हमने उसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए सिफारती सतह पर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन ये भी जरूरी था क्योंकि मिस्र भी हमारा दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें उसकी इज्जत और वकार का भी पास है। बहरहाल तुम इस फोन के पास ही बैठे रहना, मैं सोनिया के लिए नाश्ते का कहकर आता हूँ। एजेंट चला गया। मैंने बेडरूम का जायजा लिया। बिल्कुल जदीद किस्म का कमरा था। दीवारों पर कोई कैलेंडर या तस्वीर या मोनोग्राम नहीं था। मालूम होता था कि ये मेहमानों के लिए बनाया गया है। दीवार के ऊपर लगा हुआ एयर कंडीशनर चल रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा। उसके साथ ही हमारा एजेंट भी कमरे में आ गया। उसने फोन की घंटी की आवाज सुनकर इशारा किया कि रिसीवर उठाओ, ये तुम्हारा ही फोन है। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा कोड नंबर ये है, तुम्हारा कोड नंबर क्या है? मैंने आवाज पहचान ली। ये हमारे पुराने बॉस चौधरी साहब की थी।
मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। मैंने उनका कोड नंबर सुन लिया था। ये वही कोड नंबर था जो उन्होंने कुछ अरसा पहले मुझे बताया था। अब मैंने भी अपना कोड नंबर बता दिया। दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने कहा, हमारा एजेंट नंबर 11 तुम्हारे साथ है, वो जैसा कहे वैसा ही करना। तुम जो चीज अपने साथ लाए हो वो उसके हवाले कर दो, वो हम तक पहुंच जाएगी। तुम समझ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं अपनी चीज खुद लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ से आवाज हवा में गायब होकर बिखर सी जाती थी। साफ मालूम हो रहा था कि सरहद पार से वायरलेस पर बातचीत की जा रही है। बीच बीच में बातचीत का राब्ता यकलख्त मुनक़ता भी हो जाता। चौधरी साहब की आवाज आई, तुम्हारी खिदमात वतन के लिए बहुत कीमती हैं, हम इनकी कदर करते हैं। अभी तुम्हारे वतन वापस आने का वक्त नहीं आया, हमारा आदमी तुम्हें सब कुछ बता देगा। खुदा हाफिज। गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया। मैंने रिसीवर रख दिया। अपना एजेंट मेरे करीब ही सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें एक इंतहाई नाजुक और अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है। मैंने बेजारी से कहा, सारे मिशन अहम और नाजुक ही होते हैं। उसने सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, जब तुम्हें नए मिशन की तफसीलात बताई जाएंगी तो तुम खुद ही कह उठोगे कि ये बड़ा मुश्किल मिशन है। उसने जैसे मेरे तजुर्बे और मेरे कमांडो की हैसियत से मेरी जुर्रत और महारत को चैलेंज किया था। मैंने कहा, माफ करना भाई, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे लिए कोई मिशन मुश्किल नहीं। वो मुस्कुराया, सोफे से उठा और बोला, तुम्हारा नाश्ता आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम नाश्ते के बाद कुछ देर इस बिस्तर पर लेटकर आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। सोनिया की फिक्र न करना, वो यहाँ से एक फैमिली की खवातीन में पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। अपने बॉस चौधरी साहब से बात करने के बाद मुझे सोनिया की जानिब से इत्मीनान हो गया था। एक तरह से वो पाकिस्तान पहुंचा दी गई थी। इन लोगों का तरीकाकार भी मेरे लिए कुछ अजनबी नहीं था। ये ऊंची सतह की सिफारतकारियां थी। ऊपर की सतह पर दो दोस्त मुल्क गैर मुमालिक में रहते हुए भी एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं और अपने महदूद वसाइल और इख्तियारात के अंदर रहते हुए भी एक दूसरे के काम आते हैं। हमारे दोस्त मुल्क का हाई कमिश्नर भी इन्हीं उसूलों पर कारबंद रहते हुए हमारा काम कर रहा था। इसकी वसातत से 2 रोज बाद सोनिया वापस पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मेरा मसला अभी तक जूं का तूं था। ये बात मुझ पर वाज़े नहीं हो रही थी कि मेरा मिशन क्या है और ये किस किस्म का मिशन है कि जिसके लिए मुझे इस कौंसल जनरल की वसातत से यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाया जा रहा है। 1 हफ्ता गुजर गया। इस असना में हिदायत के मुताबिक काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह वाले गेस्ट रूम में ही रहा। सिर्फ एक मुलाजिम मुझे चाय और खाना वगैरह और जरूरियात की अशिया दे जाता। 8वें रोज हमारा एजेंट आ गया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। बहुत जी चाहा कि उससे पूछूं कि मुझे कब तक इस बेडरूम में रखा जाएगा, लेकिन मैं खामोश रहा। वो मेरे करीब ही सोफे पर बैठ गया। उसने भी मेरी कैद तन्हाई के बारे में कोई बात न की। ब्रीफकेस को खोला और उसमें से एक पासपोर्ट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये तुम्हारा पासपोर्ट है। मैंने पासपोर्ट खोल कर देखा। ये पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के महकमा पासपोर्ट की जानिब से इशू किया गया था। उस पर मेरी इसी हुलिये की तस्वीर लगी थी जिस हुलिये में मैं उस वक्त था। मेरी तस्वीर के नीचे जोगिंदर सिंह लिखा था। बाप के नाम की जगह धर्मिंदर सिंह लिखा था। मेरी तस्वीर हमारे एजेंट ने मेरे यहाँ आने के दूसरे रोज ये कहकर बनवा ली थी कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्रीफकेस में 2 रिसाले, एक किताब और एक नोटबुक थी। एजेंट ने नोटबुक खोलकर मुझे दिखाई और कहा कि इसमें दिल्ली और अमृतसर के फर्जी व्यापारियों के नाम हैं और उनके फर्जी टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखे हैं। एक फाइल भी थी जिसमें मैनचेस्टर की किसी फर्म के लेटर पैड पर ऑफिशियल खत लिखे थे जिनमें माल जल्द सप्लाई करने के लिए कहा गया था। ये फर्म होजरी का सामान इंडिया से दरामद करती थी। एजेंट ने बताया था कि इन कागजात की पड़ताल नहीं होगी, ये वैसे ही एहतियात के तौर पर मेरे साथ कर दिए गए हैं। असल काम लंदन पहुंचकर शुरू होगा। पासपोर्ट पर लंदन एयरपोर्ट की दोबारा एंट्री के अलावा भारत में ब्रिटिश काउंसिल जनरल के ऑफिस की तरफ से जारी किए गए वीजे की मोहरें भी लगी थी। ताज़ा वीजा भी लगा था। ये सब काम जाली था, मगर इस महारत से कागजात तैयार किए गए थे कि मैं भी धोखा खा गया। उसके बावजूद लंदन एयरपोर्ट वालों की उकाबी निगाहों का ख्याल करके मैंने सवाल कर ही दिया कि कहीं वहां भांडा तो नहीं फूट जाएगा। इस पर अपने एजेंट ने मेरी तरफ संजीदा निगाह डाली और कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और ये कहता हुआ बाहर निकल गया कि मैं तैयार हो जाऊं। मेरा जहाज रात 9:15 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बंबई रवाना होगा, जहां रात के 2 बजे मुझे लंदन के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी होगी। अजीब कश्मकश का आलम था। मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा था कि मैं लंदन में जाकर किससे मिलूंगा, मुझे क्या काम करना होगा, लेकिन मैं खामोश रहा कि इन लोगों ने कुछ न कुछ इंतजाम कर ही रखा होगा। दोपहर के बाद नौकर मेरे लिए एक गर्म स्याह रंग की अचकन और गर्म ऊनी मफलर लेकर आ गया। ये चीजें उसने मेज पर रख दी और बोला, साहब ने कहा है कि ये पहन लें। ये एहतमाम लंदन की सर्दी के लिए किया गया था। सितंबर के इख्तिताम पर रात को वैसे ही ठंड हो जाती थी। मैंने अचकन और मफलर अपने बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर रख दिए। 8 बजे नौकर खाना देकर चला गया।
8:30 बजे अपना एजेंट फिर नमूदार हुआ। अब उसने मुझे चंडीगढ़ से बंबई तक का एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का टिकट दिया और बोला, बंबई से लंदन तक का टिकट तुम्हें बंबई एयरपोर्ट के लाउंज में मिल जाएगा, तुम लाउंज से बाहर मत निकलना। उसने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि बंबई एयरपोर्ट के लाउंज में एक फ्री ड्यूटी शॉप है, वहाँ एक फुला आदमी मेरे इंतजार में होगा और जब मैं उसके स्टॉल पर पहुंचूंगा तो वो ड्यूटी फ्री अशिया की एक बुकलेट मुझे देगा। उसको मेरी तस्वीर पहुंचा दी गई है। मैं जब उससे बुकलेट लेकर खोलकर उसकी वर्करदानी करूंगा तो उसके अंदर एक सफे पर इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी करदा ₹1 के टिकट का आधा हिस्सा चिस्मा होगा। फिर अपने एजेंट ने अपनी नोटबुक खोलकर ₹1 के स्टैंप का बाकी का आधा हिस्सा निकाल कर दिया और बोला, ये उस टिकट का बाकी आधा हिस्सा है, तुम ये आधा टिकट बुकलेट वाले आधे टिकट के साथ रखकर बुकलेट उस शख्स के हवाले कर देना। उसके बाद तुम लाउंज से निकलकर बाहर लॉबी में आकर जहां पब्लिक टेलीफोन लगा हुआ है उसके अकब में खड़े हो जाना। ड्यूटी फ्री शॉप वाला आदमी हमारा अपना आदमी है, वो तुम्हारे पीछे वहां पहुंच जाएगा और बंबई से लंदन तक का टिकट और दूसरे जरूरी कागजात और कुछ पाउंड तुम्हारे हवाले कर देगा। बाकी की हिदायत भी वही तुम्हें देगा। अब अचकन पहनकर ये ब्रीफकेस उठाओ और खामोशी से बाहर सड़क पर निकल जाओ। वहाँ एक टैक्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचा देगी। खुदा हाफिज। यहाँ मेरी ड्यूटी खत्म होती है। उसने सिगरेट एस्ट्रे में मसला और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने अचकन पहनी, मफलर तय करके ब्रीफकेस में रखा, ब्रीफकेस बंद करके उठाया और बेडरूम से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। सामने वाला दरवाजा खुला था, वहाँ कोई नौकर भी नहीं था। मैं खामोशी से कदम उठाता गेस्ट हाउस के अकबी बरामदे से गुजरता पिछले बाग वाले रास्ते में आ गया। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और मौसम ठंडा हो गया था। काउंसिल जनरल के गेट पर पहरा बदस्तूर था। मुझे देखकर गार्ड ने गेट खोल दिया। बाहर सामने सड़क के किनारे एक टैक्सी खड़ी थी। मैं लंबे लंबे डग भरता टैक्सी में आकर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर कोई हिंदू था, सिख नहीं। उसने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी रवाना हो गई। मैंने कहा, एयरपोर्ट चलो। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मुझे मालूम है सरदार जी, मैं एक कारोबारी सिख की हैसियत से निहायत नॉर्मल और शरीफाना सिख के हुलिये के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत में दाखिल हुआ। फ्लाइट ठीक वक्त पर रवाना हुई। बंबई पहुंचकर हस्ब हिदायत लाउंज में ही कुछ देर तक बैठा रहा। उसके बाद उठता टहलता टहलता ड्यूटी फ्री शॉप के काउंटर पर पहुंचा और मुख्तलिफ चीजों को देखने लगा। असल में मैं उस दुबले पतले ऐनक वाले आदमी का जायजा ले रहा था जो मुझे पहले ही से देखकर होशियार हो गया था। मैं काउंटर के कोने की तरफ गया। उस आदमी ने एक बुकलेट लाकर मेरे आगे रख दी और कहा, महाराज, इस किताब में सारी चीजों के नाम और कीमतें लिखी हैं, जो चीज आप पसंद करें आपको मिल जाएगी। मैंने जेब से ₹1 का इंडियन स्टैंप का आधा हिस्सा निकालकर अपनी मुट्ठी में संभाल लिया था। बुकलेट को खोलकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। एक जगह कॉपी के कोने में मुझे ₹1 वाला आधा इंडियन टिकट दिखाई दिया। मैंने उसके नीचे स्टैंप का बाकी आधा हिस्सा रखकर किताब बंद करके काउंटर वाले को दे दी। वो बुकलेट को एक तरफ ले गया। अलमारी के पीछे जाकर उसने किताब को खोल कर देखा, फिर उसे मेज की दराज में रखा और दराज ही में से एक खाकी रंग का लंबूतरा लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले करते हुए कहा, महाराज, रिमोट कंट्रोल टेप रिकॉर्डर इस वक्त हमारे पास नहीं है। इस लिफाफे में उसका पूरा लिटरेचर बंद है। आप इसे एक नजर देख लें, हो सकता है आपके काम आए। वहाँ कुछ दूसरे ग्राहक भी थे जिन्हें दूसरा काउंटर बॉय निपटा रहा था। मैंने धन्यवाद कहते हुए लिफाफा जेब में रख लिया और घड़ी देखी। अभी रात के 12 नहीं बजे थे। अब मुझे लाउंज से निकलकर बाहर टेलीफोन बूथ के अकब में खड़ा होकर उसी काउंटर वाले ऐनक पोश शख्स का इंतजार करना था। मैं बड़े नपे तुले कदम उठाता बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से चलता हुआ लाउंज से बाहर टेलीफोन बूथ के पीछे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही शख्स मुझे एक तरफ से आता दिखाई दिया। वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझसे कोई बात न की, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर उसे अपनी कुर्सी पर रखा और बोला, ये तुम्हारे लिए है, और उठकर चला गया। मैंने लिफाफा उठाकर जेब में रख लिया। उसके बाद मैं सीधा बाथरूम में आ गया। दोनों लिफाफे खोल कर देखे। एक में बंबई से लंदन तक का एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का टिकट था। दूसरे लिफाफे में 200 इंग्लिश पाउंड के नोट थे। साथ ही एक पर्ची पर अंग्रेजी में ये तहरीर दर्ज थी, हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो एक लंबे कद का इंडियन आदमी ब्राउन सूट में मलबूस स्याह टाई लगाए तुम्हें गेट के करीब खड़ा मिलेगा। उसे अपना कोड वर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगा और उसके साथ चले जाना। मैंने इस कागज की तहरीर को जहन में बिठाने के बाद पुरजे पुरजे करके सिंक में बहा दिया। टिकट और 200 पाउंड के नोट अपने बटवे में रखे और बाथरूम से निकलकर नेशनल लाउंज की तरफ आ गया। रात के 12:10 हुए थे। लंदन की फ्लाइट 2 बजे रवाना होने वाली थी। लंदन को जाने वाला इंडियन एयरलाइंस का जहाज फिलीपींस से आ रहा था। मैं एक सुतून के पास गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया। अभी जहाज की तरफ जाने
जाने वाला गेट नहीं खुला था। वो काउंटर भी खाली पड़ा था जहां हमारे टिकट चेक करने के बाद मुझे बोर्डिंग कार्ड मिलना था। लाउंज में ज्यादा लोग नहीं थे। लंदन जाने वाली कुछ इंडियन कुछ फिलिपाइनी सवारियां अपने अपने सामान के पास बैठी ऊँग रही थी। ठीक 1 बजे काउंटर खुल गया। सामान तोला जाने लगा। मैं भी कतार में जा खड़ा हुआ। एक ठिगने कद का सूट में मलबूस पक्की उम्र का आदमी भी कतार में मुझसे पीछे आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को मैंने नेशनल लाउंज में आते हुए भी देखा था। वो एक कुर्सी पर अखबार खोले बैठा बज़ाहिर उसे पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरी नजरें उससे चार हुई तो वो मुझे देख रहा था। फिर जब मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर गया तब भी वो मेरे करीब से खांसता हुआ गुजरा था। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। फिर जब 1 बजे के करीब इंटरनेशनल फ्लाइट का काउंटर खुल गया तो मैंने उसे एक बार फिर देखा। वो एक तरफ से तेज तेज कदमों से चला रहा था और सीधा कतार में मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका सांस कदरे फूला हुआ था। उसने मुझे मुखातिब होकर कहा, आजकल की औलाद का कोई एतबार नहीं, एक ही पुत्र है, वो भी मुझे छोड़ने नहीं आया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी ऐसा ही है। उसने कोई और बात की। मैंने कोई जवाब न दिया। काउंटर पर मेरा टिकट और पासपोर्ट चेक किया गया। ब्रीफकेस को टैग लगा दिया गया। पासपोर्ट पर मोहर लगा दी गई। जब तक इमिग्रेशन वाले इंडियन ऑफिसर मेरे पासपोर्ट और वीजे को गौर से देखता रहा, मेरी जान अजाब में रही। जब उसने मोहर लगाकर पासपोर्ट और टिकट के साथ बोर्डिंग कार्ड मेरे हवाले किया तो मेरी जान में जान आई। मैंने ब्रीफकेस की पड़ताल करवाई और इंटरनेशनल लाउंज में दाखिल हो गया। यहाँ पहले ही से काफी लोग मौजूद थे। इनमें गैर मुल्की भी थे। मैं पिछले ब्लॉक में कोने वाली एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उस पुरस्कार शख्स की मौजूदगी का एहसास परेशान कर रहा था जिसको मैंने नेशनल लाउंज और फिर ड्यूटी फ्री शॉप के पास अपने करीब से गुजरते देखा था। मैं कोई नादान और अनाड़ी नहीं था। इंटेलिजेंस वालों की चाल से उन्हें पहचान लेता। ये शख्स यकीनी तौर पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी था और शायद चंडीगढ़ से ही मेरे पीछे लग गया था। सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह थी कि वो भी इसी फ्लाइट पर जा रहा था। मैंने उस पुरस्कार शख्स को चमड़े का सफरी बैग कांधे से लटकाए अंदर दाखिल होते देखा। एक बार तो मेरा दिल धड़क उठा कि ये कमबख्त मेरे ताक़ुब में था। मैंने मेज पर पड़ा अखबार उठाया और उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे एडिशन था। मैं मॉडल गर्ल्स की नीम उरिया तस्वीर देखने में महव था कि वही शख्स मेरी साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। बैग अपने सामने मेज पर रखते हुए बोला, सरदार जी आप लंदन जा रहे हैं। अब उससे बचना मुश्किल था। मैंने सर हिलाकर कहा, जी हाँ लंदन जा रहा हूँ। वो खुश होकर बोला, मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ। अच्छा हुआ आपका साथ रहेगा। मैंने पता कर लिया है जहाज लेट नहीं है। उसने बैग की जिप खोली, बैग में हाथ डालकर कुछ तलाश करने लगा। फिर बोला, हमारी पत्नी जी एंड वक्त पर चीजें भूल जाती हैं। देखिए ना, टूथपेस्ट और ब्रश नहीं रखा। मेरा ख्याल है यहाँ काउंटर पर मिल जाएगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरा बैग यहीं है। वो उठा और दुकान के काउंटर की तरफ चलने लगा। मैंने उसके बैग पर निगाह डाली। वहाँ उसका नाम कहीं नहीं लिखा था। इस शख्स की हरकत से साबित हो रहा था कि ये भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है। मैं कम से कम लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक उसकी निगाहों से नहीं बच सकता था। आखिर मैंने भी फैसला किया कि लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचकर उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूंगा और वहीं इस अमर की तस्दीक भी करूंगा कि ये शख्स वाकई इंटेलिजेंस का आदमी है। इतने में वो टूथपेस्ट और ब्रश लेकर आ गया। बड़ा खुश था। कहने लगा, भगवान की कृपा से टूथपेस्ट वगैरह मिल गई है, वरना सरदार जी ये लोग इस किस्म की चीजें इंटरनेशनल लाउंज में नहीं रखते। क्या आप पहली बार लंदन जा रहे हैं? मैंने अखबार पर नजरें जमाते हुए आहिस्ते से कहा, पहले भी जाता रहा हूँ। कारोबार जो हुआ वहाँ। टूथपेस्ट और ब्रश को उसने बैग में डालते हुए जिप बंद की और बोला, जरूर आपका स्पोर्ट्स गुड्स का कारोबार होगा। हमारे एक सरदार जी दोस्त हैं, वो भी मैनचेस्टर में यही कारोबार करते हैं। मैंने कोई जवाब न दिया और ये जाहिर किया कि मैं अखबार में कोई दिलचस्प मजमून पढ़ रहा हूँ। वो भी खामोश रहा। फिर मेज पर से एक अंग्रेजी रसाला उठाकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। 1:30 पर स्पीकर पर ऐलान हुआ कि बंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज तैयार है। मुसाफिरों से दरखास्त है कि वो गेट नंबर 7 पर तशरीफ ले आए। ये ऐलान हिंदी और अंग्रेजी में किया गया। मैंने अखबार बंद करके मेज पर रखा, ब्रीफकेस उठाया और गेट नंबर 7 पर लगी कतार में जाकर खड़ा हुआ। टिकट और बोर्डिंग कार्ड निकालकर मैंने हाथ में थाम लिया था। एयर इंडिया का जहाज जंबो जेट था। देखते देखते वो मुसाफिरों से भर गया। उनमें दुबई और फ्रैंकफर्ट जाने वाली सवारियां भी थीं। जब वही पुरस्कार हिंदू मुसाफिर मेरी साथ वाली सीट पर आकर बराजमान हो गया तो मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे साथ वाली सीट उसने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करके हासिल की है, वरना वो किसी दूसरी सीट पर भी जा सकता था। अब मैं मोहतात हो गया। एक बात वाज़ेह थी कि कहीं न कहीं से मेरी मुखबरी हो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मेरी मुखबरी किस हैसियत से हुई है। क्या मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझा गया है? मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं थी। अगर मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझ लिया जाता तो मैं बंबई एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता। जाहिर था कि मुझे एक सिख एजेंट समझा जा रहा था जिसका ताल्लुक भारत में मौजूद उस सिफारत खाने से था जो पाकिस्तान के दोस्तों की फहरिस्त में था और जहां से रात को निकलकर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ था। लेकिन अगर ये इंडियन इंटेलिजेंस वाला
लंदन में भी मेरा बराबर ताक़ुब करता रहा तो हालात ज्यादा संगीन हो सकते थे, क्योंकि इस आदमी के साथी भी लंदन में मौजूद होंगे। ये लोग वहाँ भी मुख्तलिफ अंदाज से मेरा पीछा जारी रखेंगे। इनसे बचने की बज़ाहिर कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। इस सिलसिले में मुझे अपने आदमी से मदद लेने की जरूरत थी, जो हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर ब्राउन सूट और स्याह टाई में मलबूस मेरा इंतजार कर रहा होगा। लंदन तक 8 घंटे की फ्लाइट थी। बीच में दुबई और फ्रैंकफर्ट पर जहाज को रुकना था। मेरे पास बैठे हुए इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी ने अपना नाम केवल कृष्ण वर्मा बताया और कहा कि वो मैनचेस्टर अपने बेटे से मिलने जा रहा है, जो वहाँ एक फूड स्टोर चलाता है। मैं उस शख्स से कम बात कर रहा था। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मैंने खिड़की के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर ली, जैसे मैं सोना चाहता हूँ। वर्मा ने उसके बाद मुझसे बात न की। जहाज एक खासी बुलंदी तक उड़ान भरने के बाद सीधा होकर अपनी नॉर्मल रफ्तार के साथ परवाज करने लगा। ये मेरा लंदन का दूसरा सफर था। लंदन और बंबई में 5 घंटे का सफर था। मुझे आज भी याद है कि वो सितंबर की 28 तारीख थी। मुझे वाकई नींद आ गई थी, इसलिए कि रात भर न सो सका था। आंख खुली तो जहाज दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। मैंने वाहे गुरु कहते हुए अपनी दाढ़ी पर दोनों हाथ फेरे और मुसाफिरों पर निगाह डाली। वर्मा अपनी सीट पर नहीं था। उसका सफरी बैग उसकी सीट के नीचे पड़ा था। मैं उठकर बाथरूम में गया, मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और वापस अपनी सीट पर आया तो देखा इंडियन इंटेलिजेंस वाला मिस्टर वर्मा अपना बैग खोले उसमें से कोई चीज तलाश कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए उसने बैग पीछे कर लिया, जैसे मुझे रास्ता दे रहा हो, और बोला, वाह महाराज जी, दुबई नहीं उतरेंगे? मैंने कहा, नहीं महाराज, क्या करेंगे उतरकर? हम रात 2 बजे बंबई से चले थे और अभी तक रात ही थी। सूरज हमारे पीछे था और हम उसके आगे आगे रात की तरफ सफर कर रहे थे। फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो दिन निकल आया था। अब यहाँ से लंदन तक 1.5 घंटे का सफर था। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मेरे जहन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मुझे इंटरनेशनल लाउंज में कुछ देर रुकना चाहिए ताकि ये शख्स इधर उधर हो जाए, मगर वो तो मुझे निगाह में रखेगा और मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसी दौरान मुमकिन है कि जो शख्स मुझे लेने आया होगा वो परेशान होकर वापस न चला जाए। लामहला मुझे दूसरे मुसाफिरों के साथ ही हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकलना था। जहाज लंदन के मज़ाफात में पहुंच चुका था। फिर नीचे लंदन ब्रिज दिखाई दिया। सुबह हो चुकी थी। लंदन पर बादल छाए थे और हमें स्पीकर पर बताया गया था कि लंदन में हल्की हल्की बारिश हो रही है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर काफी ठंड थी। मैंने गुलूबंद गर्दन के गिर्द लपेट लिया। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था। इंटरनेशनल लाउंज में से गुजरते हुए मैं एक जगह रुक गया और टीवी स्क्रीन पर जैसे आने वाली फ्लाइट्स को पढ़ने लगा। दरअसल मैं आंखों के किनारे से अपने दाएं बाएं देख रहा था। मुझे इंटेलिजेंस वाला भी एक तरफ दिखाई दिया। वो बैग कांधे से लटकाए लाउंज के गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था। मैं चाहता था कि वो आगे निकल जाए। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। वर्मा मेरे करीब से गुजरते हुए पंजाबी में बोला, महाराज जी, आपको किस इलाके में जाना है? आओ जी, इकट्ठे टैक्सी लेते हैं। मैंने दिल में उसे पंजाबी की एक जोरदार गाली दी। ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जी, आप चले, मुझे मेरा एक दोस्त लेने आया होगा। ये पुरस्कार शख्स अच्छा महाराज कहता हुआ आगे निकल गया। जब मैंने देखा कि वो गेट से बाहर निकलकर शीशे की दीवार वाली चमकीली राहदारी में चलता हुआ दूर जा चुका है तो मैं अपनी जगह से हटा और आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ आ गया। मेरे कागजात और पासपोर्ट वगैरह इस महारत से तैयार किए गए थे कि हीथ्रो एयरपोर्ट के अमले को भी उन पर शक न हुआ। अब मैं गेट से निकलकर राहदारी में आ गया। इंडियन इंटेलिजेंस वाला पुरस्कार आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। गोरे मर्द और औरतें तेज तेज कदमों से आ जा रहे थे। मैं राहदारी के आखिरी किनारे पर आ गया। यहाँ से सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। मुझे मालूम था कि ये रास्ता एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर जाता है। वहाँ मुझे गाड़ियां और टैक्सियां खड़ी नजर आ रही थीं। सीढ़ियां उतरने के बाद मैं एक तरफ खड़े होकर जैसे अपने साथी को देखने लगा, जिसके बारे में मैंने पुरस्कार शख्स को बताया था कि वो मुझे लेने आ रहा है। मैं ये भी जानता था कि पुरस्कार शख्स किसी न किसी जगह खड़ा मेरा जायजा ले रहा होगा। मेरी आंखें असल में ब्राउन सूट और काली टाई वाले लंबे कद के भारतीय नजाद आदमी को तलाश कर रही थी। आखिर मैंने उसे देख लिया। वो सड़क के दूसरे किनारे पार्किंग लॉट के गेट के करीब स्याह रंग की एक वॉक्सवैगन के बाहर खड़ा था। मैंने महसूस किया कि वो भी मेरी तरफ ही देख रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास गया। उसने आहिस्ता से मुझसे मेरा कोड वर्ड पूछा। मैंने कलाई की घड़ी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में उसे अपना कोड वर्ड बताया और उससे उसका कोड वर्ड पूछा। उसने जेब में से हाथ निकालकर वॉक्सवैगन का दरवाजा खोलते हुए अपना कोड वर्ड बताया। मामला साफ था, ये हमारा ही आदमी था। मैं जल्दी से गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद किया, दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में दाखिल हुआ, इंजन स्टार्ट किया और हमारी गाड़ी लंदन की कारपेट रोड पर चलने लगी। हम दोनों खामोश थे। गाड़ी एक खुली जगह पर आ गई जहाँ दोनों जानिब खेत और फार्म हाउस थे। हम एयरपोर्ट से काफी दूर निकल आए थे। अब सड़क की दोनों जानिब खूबसूरत कॉटेज शुरू हो गए थे। अचानक वो उर्दू में बोला, मुझे लगता है कि एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। अब मैंने उसे मिस्टर केवल कृष्ण वर्मा के बारे में बताया कि मुझे महसूस होता है कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है और
और बंबई से मेरे पीछे लगा है। उसने जल्दी से गाड़ी को सड़क के दूसरे किनारे लाकर ब्रेक लगा दी और आहिस्ता से कहा, ये तुमने क्या कर दिया। फिर दरवाजा खोल कर बाहर निकला, पीछे जाकर बोनट खोला और जैसे इंजन को झुक कर देखने लगा। इतने में एक टैक्सी हमारे करीब से गुजर गई। उसकी पिछली सीट पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी वर्मा बैठा था। उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से हाथ हिलाया। टैक्सी आगे निकल गई तो हमारा एजेंट बोनट बंद करके गाड़ी में आकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, इस आदमी को मैंने यहाँ इंडियन सिफारत खाने में आते जाते देखा है। ये इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है। तुमने हमारे शेड्यूल को अपसेट कर दिया है। मैंने कहा, क्या हम इसे किसी तरह डॉज नहीं कर सकते। एजेंट बोला, ये तुम्हें बंबई में करना चाहिए था। तुम इस मुसीबत को अपने पीछे लगाकर यहाँ तक ले आए हो। तुम जिस मिशन पर जाने वाले हो वो इस कदर सीक्रेट और खतरनाक है कि हम जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हें बेकर स्ट्रीट के एक होटल में छोड़ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया। गाड़ी लंदन की हल्की हल्की बारिश में भीगती मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती बेकर स्ट्रीट में दाखिल हुई। एक होटल के पोर्च में आकर पार्किंग साइड पर रुक गई। अपने एजेंट ने ब्रेक लगाते हुए कहा, वो आदमी जरूर हमारा पीछा कर रहा है। मैं कल रात तुम्हें एक लॉन्ड्री वाले के भेस में आकर मिलूंगा। इस असना में तुम्हें इस इंडियन इंटेलिजेंस वाले से हर हालत में छुटकारा हासिल करना होगा। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा। उसने ठंडे और पुरसुकून लहजे में कहा, इसे खत्म करना होगा। फिर उसने बाजू बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे अपने एजेंट की आवाज आई, इस सिलसिले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हें इस आदमी को खुद ही खत्म कर देना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सर्दी बहुत थी। अपना एजेंट गाड़ी पार्किंग साइड से निकाल कर वापस चल दिया। मैं लंबे लंबे डग भरता होटल की लॉबी में दाखिल हो गया जो नीम गर्म थी। काउंटर पर जाकर मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। दूसरी मंजिल पर मुझे एक कमरा नंबर दे दिया गया। मैं चाबी लेकर लिफ्ट में सवार हुआ और दूसरी मंजिल पर आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।